हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 की जो हमारी एसएसटी की बुक है, उसका चैप्टर 2 जो कि है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले एक चित्र 2.1 दे रखा है जिस जो किस क्या है, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर का हवाई दृश्य, यानी कि ऊपर से हवाई जहाज से ये दृश्य लिया गया है कुतुब मीनार का। ये देखो यहाँ पर आपने ये दे रखा है, कुतुब मीनार का यहाँ पे दृश्य है। ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे जो हमेशा हम कब करते हैं, जब हम पूरा चैप्टर रीड कर लेते हैं, जिसमें क्या क्या पूछा गया। इस कालखंड में विदेशी आक्रमण और नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार आकार दिया। भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया, और इस कालखंड ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है। यहाँ पर हमें चित्र 2.2 में देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। 1206 में क्या हुआ, 6 में क्या हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। फिर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना, एंड देन 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना। ये सब हम आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे और सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण, 1400 फिर 1480, और उसके बाद 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन, जो कि क्या एक तरह से जब विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ था तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है। इस अध्याय एवं अगले अध्याय में वर्णित कालखंड को प्राय भारतीय इतिहास के मध्यकाल का उत्तरार्ध कहा जाता है। मध्यकालीन दो कालों के बीच शब्द मूलतः यूरोपीय इतिहास और रोमन साम्राज्य के पतन। देखो कौन कौन से कालों के मध्यकालीन में दो काल बताए गए हैं, उनके कौन कौन से किस किस काल के बीच में बताया गया है कि यूरोपीय इतिहास और रोमन साम्राज्य के पतन, जो 5वीं शताब्दी से लेकर पुनर्जागरण तक के लिए प्रयुक्त होता है। 14 से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप का सांस्कृतिक पुनरुत्थान ग्रीक तथा रोमन कला और साहित्य के पुनर्नवेशन द्वारा पोषित था, यानी कि किस तरीके से ग्रीक जो कला थी, यूरोपीय जो कला थी वो ग्रीक और रोमन कला में परिवर्तित होती गई। एक समय इसे आधुनिक विज्ञान के विकास से पूर्व के अंधकार युग के रूप में देखा जाता था। चूंकि यूरोप और भारत के इतिहास बहुत भिन्न है, बहुत अलग अलग है, अतः मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। इतिहासकार भी सदैव इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि भारत में किस काल के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, किस लिए उपयोग किया गया है। हमें कभी कभी मध्यकाल का प्रयोग करना होगा, किंतु हमारे लिए मूलतः 11वीं से 17वीं शताब्दी का एक कालखंड है। अतीत के चित्रपट अध्यायों में हमने यथासंभव कम तिथियां रखने का प्रयास किया है, केवल उन्हीं को रखा है जो महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। आपको उन अध्यायों में समय रेखा का बार बार अवलोकन करना उपयोगी रहेगा। मानचित्रों का भी अवलोकन करें, क्योंकि मानचित्र आपको उस भूगोल की कल्पना करने में सहायक होंगे जिसे सेना, आम लोगों, व्यापारियों, विद्वानों या आध्यात्मिक व्यक्तियों, संतों द्वारा पार किया गया था। ठीक है। आगे भी हमें एक पिक्चर दे रखी है, देखो इसमें भी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर की वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 में क्या मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, पतन, और उसके बाद किसका वो हो जाता है, राज, मुगल साम्राज्य का। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर की निर्णायक विजय। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस 1576 में, हल्दी। ये ना क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, कई बार पता है क्या एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि भाई पहले मिलान करो को लेके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 1526 में क्या हुआ था, 1556 में क्या हुआ था, इस तरीके से। 1671 में सरायघाट का युद्ध, अहमों द्वारा मुगलों की पराजय। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा का गठन। 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण का आरंभ, और 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना। आपको यत्र तत्र कोष्टकों में कुछ वैकल्पिक वतरणी मिल जाएगी। उदाहरण के लिए खिलजी या खलजी एक ही है। ठीक है। इसी प्रकार अब हम यहाँ मुगल को मानक वर्तनी के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु मुगल जैसी वैकल्पिक वर्तनी का उपयोग किया जाता है, कभी कभी किया जाता है।
तुर्क। तुर्क कौन होते थे? उन लोगों, भाषाओं और संस्कृतियों को इंगित करता है जो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया से लेकर तुर्की और साइबेरिया तक विस्तृत विशाल क्षेत्र से संबंध रहे हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के यात्रा में एक नए युग का आरंभ हुआ। हिंदू कुश पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्रों को नया रूप दे दिया। निसंदेह भारत ने इससे पहले भी कई युद्ध देखे थे, किंतु इस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के लोगों द्वारा किए गए आक्रमण अभूतपूर्व थे। इनमें से कई हमलावर मध्य एशियाई तुर्क या अफगान थे। ये आक्रांता केवल भारत के अतुल्य धन और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के साथ ही नहीं आते थे, वरन प्राय आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल अपने अपने पंथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रयास करने के ध्येय से भी आते थे। पंथ मजहब जो उनकी संस्कृति है या जो उनका मजहब है, जो उनकी जात पात है, उससे। आइए अब इस अध्याय में 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक भारत के निरंतर परिवर्तित परिदृश्य का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, ये हमें मैप दे रखा है यहाँ पे। कोणार्क, जाजनगर, जौनपुर, ग्वालियर, दौलताबाद, हाले बिदु, बेलूर, मदुरई, ये सब यहाँ पर एक बार आप ये देख लेंगे। तुगलक और लोधी शासकों के अधीन क्षेत्र और दक्षिण एवं पूर्व के क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य तुलना की गई है। ठीक है, कुतुब मीनार की का चित्र दे रखा है हमें। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में कुत उल अस्लाम, इस्लाम की ताकत है, ये मस्जिद का एक भाग है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी का आरंभ। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स इम्पोर्टेंट, कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और बाद के सुल्तानों द्वारा इसे पूरा किया गया था। एक शिलालेख के, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो इसका फर्स्ट फ्लोर ही बना था सिर्फ, उसके बाद जो आगे के कराए थे वो आगे के शासकों ने कंप्लीट कराए। इसके निर्माण में 27 विध्वंसित हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कुछ अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का उदय एवं पतन, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम दिल्ली सल्तनत से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, जिसकी स्थापना 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद हुई, जिन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर शासन किया। इस सल्तनत, सल्तनत का मतलब सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्र, एक ऐसी उपाधि जिसे कुछ मुस्लिम शासकों ने अपनाया था। तो इस सल्तनत ने तुर्क अफगान मूल के 5 क्रमिक विदेशी राजवंश का शासन देखा। मामलुक यानी गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। जहां उत्तर के कुछ भाग दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए, वहीं पूर्व में पूर्वी गंगा एवं दक्षिण में होयसल जैसे पड़ोसी राज्यों ने इसके विस्तार को रोका और ये कला, संस्कृति और प्रशासन के संपन्न केंद्र के रूप में भी उभरे। दिल्ली नगर ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सल्तनत काल राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान चलाए गए, जिनमें गांव और नगरों पर आक्रमण किए गए और मंदिर और शिक्षा केंद्रों को भी लूटा गया और नष्ट किया गया। उत्तराधिकार, नए सुल्तान की नियुक्ति प्राय हिंसक हुआ करते थे। लगभग 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों को हटाकर सत्ता हथिया ली, जिससे सुल्तानों का औसत शासनकाल कठिनता से 9 वर्ष से अधिक रहा। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी चांदी का 10.7 ग्राम का टंका बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का ये एक सिक्का है, जिस पर फारसी में सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर अंकित है। ठीक है, चित्र 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन ने उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाकर अनेक नगरों को लूटा। साथ ही उसने मंगोल सेनाओं के कई आक्रमणों को विफल किया। मंगोल भारत को अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसके गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया और मार्ग में स्थित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसके द्वारा लूटी गई संपत्ति ने सल्तनत के विशाल सैन्य तंत्र को आर्थिक रूप से समर्थ बनाया। उसने कई हिंदू केंद्रों पर आक्रमण किए, जैसे कि श्रीरंगम, मदुरई, चिंदबरम और संभवतः रामेश्वरम। कुछ दशकों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। आपने सुना होगा तुगलकाबाद, वो भी उनके द्वारा ही बसाया हुआ शहर है। मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत समय बाद प्राय संपूर्ण उपमहाद्वीप एक ही शासन के अधीन हो गया। यद्यपि यह प्रभुत्व महत्वपूर्ण था, किंतु यह अल्पकालिक सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, परंतु उन्हें प्राय दोषपूर्ण विधि से निष्पादित किया गया। ऐसी योजनाओं में एक थी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी कहा जाता था।
ठीक है, यानी कि जो दिल्ली है उसको क्या दौलताबाद, जिसे उस समय क्या देवगिरी कहा जाता था, जो आज के संभाजी नगर के निकट स्थित है, वहां पर स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद। संभवतः उसे लगा कि यह अधिक केंद्र में स्थित होने के कारण साम्राज्य पर अधिक अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। लोगों को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए विवश किया गया, और कुछ वर्षों बाद जब योजना विफल हो गई तो उसने राजधानी को दोबारा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार दोनों स्थानांतरणों में अपार जनहानि हुई। एक और उदाहरण था सांकेतिक मुद्रा का आरंभ, जहां सस्ते तांबे के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा घोषित किया गया और उन्हें चांदी और सोने के सिक्कों को समान मूल्य का माना गया। यद्यपि यह एक प्रगतिशील विचार था, आज हमारी अधिकांश मुद्रा वास्तव में सांकेतिक ही है, किंतु उस समय इसने व्यापार में भ्रम उत्पन्न कर दिया और लोगों को तांबे के नकली सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, ह्रास मतलब कमी होना। सुल्तान और उनके दरबारी अभिजात वर्ग भव्य महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, रत्न जड़ित आभूषणों और उत्तम भोजन का आनंद लेते थे। यह संपत्ति मुख्यतः सैन्य अभियानों से प्राप्त लूट, साधारण जन और विजित क्षेत्रों पर लगाए गए करों और गुलाम व्यापार में भागीदारी से प्राप्त होती थी। जैसे कि गुलाम बनाए व्यक्ति मुफ्त में श्रम करते थे और उन्हें दूरस्थ मध्य एशिया भेजकर बेच दिया जाता है। यानी कि ये जो शासन था वो कैसा था, गुलामों का शासन चला था एक तरह से। ठीक है, लेकिन लूटपाट ने व्यापारिक नेटवर्क और कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। इस अवधि में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों में पवित्र पूजनीय मूर्तियां और चित्रों पर कई प्रहार भी हुए। इस प्रकार का विनाश न केवल लूटपाट से बल्कि बूथ शिकन से भी प्रेरित था। बूथ शिकन क्या होता है, प्रतिमा विनाशवाद, यानी मूर्ति पूजक माने जाने प्रतीकों या धार्मिक चित्रों को अस्वीकार करना या फिर उन्हें खत्म कर देना, तोड़ देना, नष्ट कर देना। कुछ सुल्तानों ने जजिया कर भी लगाया। एक बार इसको देख लेंगे, जो बॉक्स में लिखा हुआ है, हम प्रतिमा शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि सामान्यतः मूर्ति या चिन्ह जैसे शब्द प्रचलित हैं। वास्तव में ये दोनों शब्द मूर्ति या चिन्ह यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे पंथ मजहबों के संदर्भ में निंदनीय हैं, क्योंकि इन पंथों की रूढ़िवादी शाखाएं मूर्ति पूजा और चिन्हों की पूजा की निंदा करती हैं। इस्लाम में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा रूप जैसे शब्दों का उपयोग प्राय मंदिरों या घरों में होने वाली पूजा में प्रयुक्त मूर्तियों के लिए किया जाता है। कुछ सुल्तानों ने जजिया कर भी लगाया, जो गैर मुस्लिम प्रजा पर सुरक्षा प्रदान करने, और गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, जो मुस्लिम प्रजा नहीं थी, उन पर सुरक्षा प्रदान करने और सैन्य सेवा से छूट देने के बदले वसूला जाता था। व्यवहारिक रूप में शासक पर निर्भर करते हुए यह भेदभावपूर्ण कर आर्थिक बोझ और सार्वजनिक अपमान का कारण बनता था। इसने प्रजा को इस्लाम पंथ अपनाने के लिए एक आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर, जो कि मध्य एशिया का एक क्रूर तुर्क मंगोल आक्रांता था, उसने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर घातक प्रहार किया। उस समय दिल्ली एक समृद्ध नगरी थी, जैसा कि उसने अपने आत्मसंस्मरण में लिखा है। उसके दो उद्देश्य थे, काफिरों के साथ युद्ध करना। काफिर किसे समझते थे, वो व्यक्ति जो विश्वास को साझा नहीं करते थे, है ना। मध्य युगीन ईसाई पंथ में काफिर मुसलमान या प्रतिमा पूजक होते थे, तो इन्हें ये क्या बोलते थे, काफिर। तो काफिरों के साथ इनके दो उद्देश्य थे, एक तो काफिरों के साथ युद्ध करना और उनकी संपत्ति को लूट कर कुछ प्राप्त करना। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई, उन्हें गुलाम बना लिया गया, नगरों को खंडर में बदल दिया गया। तैमूर अपार लूट के साथ भारत से लौटा, पीछे केवल अराजकता रह गई। इसके उपरांत लोधी वंश उभरा और दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना हुई। यद्यपि तब तक भारत के भीतर अन्य राज्यों और राजवंशों के बढ़ते प्रतिरोध के कारण सल्तनत का क्षेत्रफल अत्यंत सिकुड़ चुका था। ठीक है, अब है दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये बच्चों हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध किस तरीके से किया गया। ठीक है, आगे हमें और क्या क्या दे रखा है इसमें, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि कैसे हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर कृष्णदेवराय जी के बारे में, मतलब। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।